नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के माहौल में हैं। आप देख सकते हैं SIS लॉन में किस तरीके से छात्र, जो कहा जाता है भारत के सबसे मैच्योर छात्र माने जाते हैं, वो राजनीति कैसे करते हैं। और इन तमाम राजनीति पर हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए कुछ छात्र हैं। हम इनसे इनका नाम परिचय पूछेंगे और समझेंगे कि इनका अनुभव JNU के चुनाव को लेकर कैसा है। आपका नाम बताइए और आपको JNU का चुनाव के बारे में क्या कहना है। बाहर भी चुनाव देखते हैं, अब JNU में भी आप देख रहे हैं। मेरा नाम ज़की इमाम हुआ और मैं यहाँ CPS पॉलिटिकल साइंस MA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इलेक्शन का। मैं इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन नहीं देखा मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में। यहाँ मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ स्टूडेंट्स अपने अपने आइडियोलॉजीज़ से अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट या उससे हटकर लोगों ने आइडियोलॉजीज़ पर वोट किया और यहाँ पर स्टूडेंट ने अलग अलग मुद्दों पर पार्टीज़ ने बातें की अपनी, और मुझे देखकर अच्छा लगा और मज़ा आया मुझे। वाह, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं यहाँ आइसा DSF अलायंस बनी है, मैं उन पार्टियों को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, प्रेसिडेंट के लिए नीतीश कुमार जो CPS में PhD से हैं उनको, जॉइंट सेक्रेटरी पे उन्होंने DSF मनीषा को उतारा है, और जनरल सेक्रेटरी के लिए मुंतहा फातिमा जो SIS से PhD कर रही है, और जॉइंट सेक्रेटरी पे उन्होंने नरेश कुमार को। आपका क्या नाम है? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है। अमित श्रीवास्तव? अमन श्रीवास्तव। अमन श्रीवास्तव जी, और मैं MA का छात्र हूँ CPS में। तो जैसा आप JNU को बारे में जानते हैं कि यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स होता है, ABVP, आइसा, DSF, SFI, बापसा, इन सब के अलावा मैं जानता हूँ कि मेरा एक दोस्त है रोशन कुमार। अच्छा। उसने लड़ा था प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन। हाँ। उसने इस पूरे इलेक्शन में केवल 20 रुपये खत्म किए हैं। 20 रुपए? 20 रुपये में उसने इलेक्शन लड़ा है। कैसे संभव है ये? कम से कम अपने दोस्तों को वोट मांगने के लिए चाय तो पिलाई हो। नहीं, चाय नहीं, उसका आइडिया था इंक्लूसिव ह्यूमनिज्म का, जिसका उसने प्रचार किया है यहाँ कैंपस में। और आपको पोस्टर भेजने के लिए केवल कुछ MB लगते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे वाईफाई फ्री मिलता है। अच्छा। आप अपना प्रचार WhatsApp पे कर सकते हो, और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है जहाँ पर आप जा करके अपने मुद्दों को रख सकते हो। आपको सुनता है कैंपस और आपको वोट करता है। आपका कहना है कि JNU में छात्रों की बात सुनी जाती है? जी बिल्कुल। हमारा का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप बिना पैसे के 1 रुपये खर्च किए यहाँ पर देश के विदेश के मुद्दों की सारी बातें आप कर सकते हैं, और 1 रुपये भी नहीं। ना ही ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला कल्चर। अगर चुनाव की बात कही जाए, जैसा कि अमन ने बताया है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा किसी भी चुनाव में। इनका दावा है कि 20 रुपये में रोशन कुमार नाम के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है। मैं आपको चाहूँगा बताना कि ये शफीक जी हैं, ये ताप्ती हॉस्टल में रहते हैं, और इन्होंने अपना जो इलेक्शन है वो 80 रुपये में लड़ा। और 80 नहीं, 40। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मैं SIS PSM का स्टूडेंट हूँ और मैंने मैथ सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा ताप्ती में, और मैंने 40 रुपये में वो चुनाव लड़ा और जीता। तो आपसे सवाल है कि इतनी बड़ी राशि 40 रुपये भी कहाँ खर्च कर दिया आपने? 40 रुपये के पोस्टर आ गए, 100-200 पोस्टर आ गया, वो बच्चों में बांट दिया और चुनाव जीत लिया। हाँ, तो मतलब यही JNU की खूबसूरती है कि 108 रुपये में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 108 रुपीज़ है। ये ड्यू की तरह नहीं, यहाँ करोड़ों रुपये बहाए जाएँ चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पे अगर आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तब भी आप यहाँ JNU में आकर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ लोकसभा का चुनाव भारत का अमेरिका के बाद सबसे महंगा चुनाव साबित हुआ 2019 और 24 में, JNU में ये दावा कर रहे हैं आपके मित्र शफीक साहब, अमन साहब और ज़की इमाम साहब की सस्ता, मतलब कोई 20 रुपये में चुनाव लड़ ले रहा है, कोई 40 रुपये में चुनाव ले रहा है। आपका नाम क्या है? आप इनकी बातों पे यकीन करते हैं? जी, जो बात मेरा नाम सचिन यादव है और मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन यादव है। सचिन यादव। और मैं CPS सेंटर ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज से मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा। जी सर, जो बताया जा रहा है देखो चुनावों को लेकर, जहाँ चुनाव अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को लेकर लड़ा जाता है, और सभी लोग अगर देश में कहीं भी आवाज़ उठती है, कहीं भी ऑपरेसर के खिलाफ आवाज़ उठती है, एक्सप्लोइटर के खिलाफ आवाज़ उठती है, तो JNU में पहली आवाज़ उठती है। और JNU का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। JNU का चुनाव सच के लिए चुनाव है। JNU का चुनाव
यहाँ के लोगों के लिए चुनाव है। आज हम देखते हैं जगह जगह जाकर फीस इतना बढ़ गया है, लेकिन जेएनयू में आज भी फीस का लेवल वही है। वो इसलिए क्योंकि जेएनयू के विद्यार्थी, जेएनयू की सोच, जेएनयू की विचारधारा, उन सब ने जेएनयू को बनाया है। और अब हम देखते हैं पूरे देश में करोड़ों रुपए लोकसभा के चुनाव में आपने बोला कि खर्च होते हैं, विधानसभा के चुनाव में खर्च होते हैं। कोई अगर गरीब परिवार से विद्यार्थी आता है तो एक जेएनयू ही ऐसा संस्थान है जहाँ पर वो ना सिर्फ लड़ सकता है बल्कि जीत सकता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ के लोगों के कारण, यहाँ का एनवायरनमेंट के कारण, यहाँ का वातावरण के कारण वो एक सोच देते हैं, वो एक विचारधारा देते हैं जिससे सभी लोग व्यक्ति भाव से। तो सचिन जी, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। हाँ। जेएनयू तो वामपंथी राजनीति के लिए मशहूर है और वामपंथी राजनीति के दबाव के कारण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तमाम महंगाई के बावजूद थोड़ी सस्ती शिक्षा उनके नारों में है, उनकी राजनीति का हिस्सा है। तो क्या आप वामपंथी राजनीति के समर्थक हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वामपंथी राजनीति हो या कोई अन्य राजनीति हो, किसी भी विचारधारा की राजनीति हो, तो या आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी देखिए, राइटिस्ट आइडियोलॉजी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट लेवल पे विद्यार्थियों के मुद्दे कौन उठा रहा है। अगर वामपंथी आइडियोलॉजी इसको मुद्दे को उठाती है और विद्यार्थियों का विश्वास जीतती है तो मुझे लगता है मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। अगर कोई भी आइडियोलॉजी से सपोर्ट करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आइडियोलॉजी, जो विद्यार्थियों के साथ है, विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ती है, ऐसी आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है पूरे देश में वामपंथी राजनीति जेएनयू से निकल के आने वाले दिनों में देश के कोने कोने में पहुंच पाएगी? देखो, ये प्रेडिक्ट करना बहुत जल्दी होगा और हम इतना कह सकते हैं कि जेएनयू एक मैसेज हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है कि पॉलिटिक्स ऐसे भी करी जा सकती है, जात पात धर्म इन सबसे ऊपर उठकर एक विचारधारा के लिए, एक प्रोग्रेसिव सोच के लिए जो पॉलिटिक्स की जाती है, वो जेएनयू लोगों को उदाहरण देता है और एक पैन इंडिया लेवल पे एक ऐसा उदाहरण सेट करता है कि आप हमसे सीखिए, हम आपको सिखाते हैं। इंडिया लेवल पे एक अच्छा मैसेज जेएनयू से जाता है जो हमको और हमारे साथियों को ये चीज़ सीखना चाहिए और हमें गर्व है कि हम जेएनयू के विद्यार्थी हैं। मैं अमन जी से पूछूंगा। अमन जी, शायद आपने बताया ऑफ द कैमरा कि आप बनारस से हैं। आपके मित्र सचिन जी का कहना है कि छात्रों के मुद्दों को समर्थन करने वाली राजनीति आगे बढ़नी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि जेएनयू का छात्र होने के कारण भी आप लोगों का ये कहीं ना कहीं दबा छुपा हुआ अहंकार बोल रहा है? क्योंकि 50 साल की जेएनयू की राजनीति से निकलकर तो ये मुद्दे बाहर तक नहीं पहुंचे हैं। बाहर तो महंगाई आसमान छूती चली जा रही है और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो भारत देश के प्रधानमंत्री आते हैं। तो आपको लगता है कि बनारस में आपके होने के बाद भी ये बातें वहाँ तक पहुँच पाएंगी? देखिए, होता क्या है कि अगर हम जो जेएनयू संस्थान है, अगर हम वहाँ पे भी बिजली, पानी और सस्ती शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे तो देश विदेश के मुद्दों पर कौन लड़ाई लड़ेगा? ठीक है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होते हैं, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद चलता है और जो कश्मीर में पहलगाम में हमले होते हैं उनके लिए कौन बोलेगा? और रही बात सस्ती शिक्षा की, तो आप अगर सबको सस्ती शिक्षा देते हो तो इवन जो यहाँ पे रिच फैमिली के लोग जेएनयू में आते हैं वो भी उस पैसे का मिसयूज़ करते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि आप फीस बढ़ा सकते हो लेकिन उनको स्कॉलरशिप दे करके उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। मतलब गरीब को शिक्षा मिलेगी लेकिन जो कैपेबल है अगर वो पैसे नहीं देता है तो वो क्या होगा कि कैंपस के लिए, इवन कंट्री के लिए वो हानिकारक होगा। लेकिन ये फिर कैसे? फिर तो वही बात हो गई। ज़की साहब, आपके दोस्त का कहना है कि अमीरों से पैसा लेना चाहिए, बाकियों को स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसे देने चाहिए। तो जेएनयू तो इन सारे मुद्दों को देखकर सालों से कम अपने एक मुखी एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। फीस का मामला हो या सुविधा का मामला हो, क्या आप अपने दोस्त की इस राय से सहमत हैं? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा ये दोस्त जो है अमन जी, ये कुछ ना कुछ गलत ही कह रहे हैं इसमें। ये एक जो प्रिविलेज क्लास से जो लोग आते हैं उनको तो देख रहे हैं लेकिन एक गरीब परिवार को वो नहीं देख रहे हैं कि वो कैसे मतलब यहाँ तक इस जेएनयू को सोच पा रहे हो। आप यकीन नहीं, इन्होंने तो कहा कि उनको स्कॉलरशिप देना चाहिए। स्कॉलरशिप देना चाहिए लेकिन स्कॉलरशिप कैसे प्रोवाइड कराएगी वो? ये भी तो है। जेएनयू का लगातार फंड कट किया जा रहा है। यहाँ 2014 या 13 से 2000 MCM मिल रहा है लेकिन खाने का दाम ही यहाँ 3500 और 4000 तक हो चुका है और बच्चे 2000 पे कैसे कर पाएंगे? 2000 और उनका रहने का, खाने का
और दिल्ली जैसी महंगी जगह में कैंपस से लोग बाहर जाते, एक बुक खरीदने जाते हैं तो 500-600 की एक एक किताब आती है, तो कैसे ये सुविधा हो पाएगा। और रही बात स्कॉलरशिप देने की, स्कॉलरशिप देने के लिए वो एक मेरिट सेट करेंगे, या इनकम सर्टिफिकेट हो या ये सर्टिफिकेट हो। और मैं जानता हूँ कि देश की इतनी हालत ख़राब है कि लोग आसानी से इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। यहाँ अमीर का भी वही हाल है। मैं अपने ऐसे लोगों कितने दोस्तों को जानता हूँ जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, लेकिन स्टिल उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है, वो EWS सर्टिफिकेट बनाए हुए, और वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास सही में स्कॉलरशिप जानी चाहिए वो उन तक नहीं पहुँच पाता है। लगातार फंड कट करने के बावजूद JNU को स्कॉलरशिप उतनी नहीं दे पाएगी। तो मुझे लगता है कि अमन ने जो कहा अभी, मैं उनसे अग्री नहीं चलिए करता हूं। जकी साहब, मैं आपको रोकूंगा। मैं आप चारों की बातों से एक चीज़ तो साफ निकल के आ गई है कि आप लोग अलग अलग राज्य के हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, एक साथ खड़े हैं। तमाम असहमतियों के बावजूद आप लोगों में एक वैचारिक सहमति इस मुद्दे पर है कि JNU आज भी एक यूनिवर्सिटी है देश में जहाँ पे सभी छात्र अपनी बात खुल के कह पाते हैं। इस बात पर आप सबकी सहमति है? इस बात मैं मानता हूँ कि JNU ऐसी जगह है जो सारे मुद्दों को कवर करती है ह्यूमैनिटी से। मैं आपका कैमरे का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आप वो देख रहे हैं, उस तरफ वो पैलेस्टाइन का झंडा लगा हुआ है, वो इससे मैसेज मिलता है। आप वो जूम करें उस तरफ, जी बिल्कुल, वहाँ पे भारत का झंडा, उसके बगल में पैलेस्टाइन का झंडा है, उसके बगल में इजराइल का झंडा है। इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज क्लियर जाता है कि जहाँ जहाँ एक्सप्लॉयटेशन होगा, गरीबों को दबाया जाएगा, किसी मासूम बच्चों को मारा जाएगा, उसके खिलाफ JNU हमेशा से खड़ा रहा था और हमेशा खड़ा रहेगा। साथियों, आप देख रहे थे कि JNU में छात्र राजनीति कैसे, जब चुनाव के माहौल में प्रेसिडेंट कैंडिडेट जिनका इनसे हम अलग से बात करेंगे, छात्र राजनीति जब होती है तो कैसे छात्र अलग अलग पृष्ठभूमि के एक मंच पे आ जाते हैं और अपनी बातें कहते हैं। और एक बात पे सभी छात्रों की सहमति है कि लोगों को कम से कम इतना अधिकार ज़रूर है आज भी, तमाम असहमतियों के बावजूद, कि JNU में किसी भी पृष्ठभूमि के छात्र हों अपनी बातें खुल कर रखते हैं। तो आप देख रहे थे दैनिक अम्बेडकर चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।